रीबर्थ ऑफ माई डेमन प्रोफेसर एपिसोड 15। खुशी आवाज सुन सकता था वो ये सुनकर अपनी आंखों को बंद करके। अगर शक हो तो फिर मेरी बातें सुनते ही क्यों है? मेरी बातें सुना ही छोड़ दीजिए, फायदा नहीं होगा, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। ये सुनकर सामने वाला परेशान होते हुए, तुम कभी भी बातों को उल्टा ही घूमना पसंद करते हो। बस पूछ रहा था। तुम तो यहाँ पर गुस्सा हो गए। अब आगे क्या करना है? धनुष से सुनता है तो अपने होठों पर सिगरेट को रखकर बड़ी अजीब तरह से, जो करना है वो हो चुका है। अब आगे ये देखना है कि कौन क्या करता है। आपका काम यहीं खत्म होगा क्योंकि इस बार एक नया खेल जो खेलने वाला आ गया है। सामने वाला ये सुनकर परेशान होने लगता है। वो परेशान होते हुए, क्या तुम्हें इस बार भी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने के बारे में सोच रहे हो? क्या सच में तुम ये सब करना चाहते हो? तुम जानते हो उसके लिए बढ़ जाएगी इससे। कहते कहते सामने वाले की आवाज में फिक्र थी। और वही सामने वाले की बातों को सुनकर धनुष अपनी ठंडी आवाज में, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। यह मेरी जिंदगी है, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। आपको काम दिया है, वही आप करिए, बेहतर रहेगा। वो कॉल को कट कर देता है और वैसे ही ड्रिंक पीने लगता है। उसकी आंखों के सामने कुछ आने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथों की मुठ्ठियां बन जाती हैं और उसका चेहरा ठंड पड़ने लगता है। दूसरी तरफ तानिया एक जगह पर खड़ी थी। ये जगह सुनसान इलाका था। वो वहां पर खड़े होकर रोए जा रही थी। तभी पीछे से मौर्य उसके पास आता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर, बस करो, और कितना रोने वाली हो तुम। ये पहले ही उसने कहा था तुम्हें। एक तुम थी जो उसकी बातों को मानने को तैयार नहीं थी। तुम अच्छी तरह से जानती थी वह तुमसे प्यार नहीं करता है, फिर भी तुम थी जो उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए थी। कहते हुए वो उसकी तरफ देखने लगता है। वो उसकी तरफ देख रही थी। बिना कुछ बोले वो उसके हाथ को अपने कंधे से हटकर जाने ही वाले थे कि मौर्य उसके हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए, बस बहुत हो गए, और कितना रोने वाली हूं, और अब सुनसान सड़क है। अगर तुम ऐसे ही यहाँ पर खड़े रहोगे तो तुम जानती हो ना, सेफ्टी नहीं है यहाँ पर, कोई भी आ जाएगा। बेहतर यही है, मेरे साथ चलो। मौर्य की बात को सुनकर तानिया उसे देखकर गुस्से भरी आवाज में, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मैं क्लब जाने वाली हूँ। मौर्य ये सुनकर उसकी तरफ हैरानी भरी नजरों के साथ देखकर, क्लब, वह भी इतनी रात को? तुम ठीक हो? अब चलो, घर पर बहुत हो गया है। तानिया ये सुनकर जिद करते हुए, मुझे पता नहीं, मुझे क्लब जानना है। अगर तुम मुझे नहीं ले जा सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। मौर्य उसका इतना एटीट्यूड और जिद्दी के आगे कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वह जानता था तानिया जिद्दी लड़की है, चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता था। ये सोचकर वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों ही एक क्लब में चले जाते हैं। तानिया बिना उसे पर कोई ध्यान दिए क्लब के अंदर जाकर बार काउंटर की तरफ चली जाती है, जहां पर वो ड्रिंक करना शुरू करती है। मौर्य एक जगह पर खड़ा होकर उसे देखने लगता है। वो तानिया को देखा है जो आप नशे में पूरी तरह से दूध हो चुकी थी। ये देखकर वो उसके पास चला जाता है। उसके पास आकर उसके साइड में बैठ जाता है। तानिया ने बहुत ज्यादा ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। ये देखकर वो परेशानी से उसके हाथों से वो गिलास को लेकर एक तरफ रखकर, बस बहुत हो गया, तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, अब हमें घर जाना चाहिए। वैसे भी तुमने मुझे कहा था कि तुम यहाँ पर अपने वाली हूँ। आ गई हूँ, ड्रिंक भी कर चुकी हूँ, चलो यहाँ से। कहते हुए वो उसी का हाथ पकड़कर ले जाने लगते हैं, पर वही तानिया उसके बाद बिल्कुल भी नहीं मानती है, बल्कि वो उसका हाथ अपने से दूर करके वहां से चली जाती है। डांस फ्लो पर डांस करने के लिए वो नशे में पूरी तरह से दूध हो चुकी थी। नशे में होने की वजह से वो डांस करना शुरू करती है, और वही उसके ऐसे डांस को देखकर मौर्य अपने सर पर हाथ रख देता है। उसने तानिया का ये रूप कभी देखा ही नहीं था, बल्कि उसने कभी तानिया को इतने नजदीक से जाना ही नहीं था। वो हमेशा ही अपनी फीलिंग्स को से दूर रखता था, और उसकी आंखों से ही पता लग रहा था कि तानिया के लिए उसके अंदर कितनी फीलिंग है। वो उसे देखा है तो सिर्फ देखता ही रह जाता है। तभी वो तानिया के नजदीक कुछ लड़कों को आते हुए देखा है। तानिया पूरी तरह से नशे में थी। ये देखकर वो उसके पास चला जाता है और उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उन लड़कों की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है। ये देखकर वो लड़के अपने हाथ खड़े कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वह वैसे ही उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए, मेरी बातों को क्यों नहीं मान रही हो? बस बहुत हो गया है। डांस बहुत कर लिया तुमने, अब मेरे साथ तुम चल रही हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना, तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। तुम मेरा वह चेहरा देखोगे
जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना कहकर वो उसे अपने कंधे पर तनकर वहां से ले जाने लगता है, और वही उसके बात को सुनकर तानिया चिल्लाने लगती है, मदद करो, कोई तो मेरी देखो। यह इंसान पहाड़ की तरह मुझे उठाकर ले जा रहा है। इसे थोड़ी भी शर्म नहीं है। बचाओ दुनिया वालों, कोई भी नहीं है मेरी मदद करने के लिए। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कोई तो बचा लो मुझे, है भगवान, कोई तो बचा लो इस शैतान से मुझे। कहते हुए वह रोने लगती है। ये देखकर वो कुछ लोग उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो मौर्य उन सभी की तरफ देखकर, बीवी है मेरी, अपना मुंह बंद करो और यहां से निकल जाओ, इससे पहले कि मौर्य राजवंशी तुम्हारे साथ कुछ बुरा करें। मौर्य की आवाज और उसका नाम सुनते ही सब लोग पीछे होने लगते हैं। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सभी उसके सामने सर उठा ले। सभी ने अपना सर झुका लिया था। कोई कुछ कह नहीं रहा था। मौर्य तान्या को अपने साथ ले जाने लगता है। वो छोटे बच्चों की तरह उसके कंधे पर मारे जा रही थी। ये देखकर वो इरिटेटिंग होने लगा था। वह से सीट पर बैठकर उसके सीट बेल्ट लगने लगता है, तो तान्या अपने हाथों को उसे पर मारना शुरू करती है। ये देखकर मौर्य अपनी आंखें छोटी करके, तुम जंगली बिल्ली बनती जा रही हो। तुम्हें ना ऐसे शांत नहीं किया जा सकता। तुम्हें ना एक अच्छी लड़की बनने के लिए पनिशमेंट देनी चाहिए। इतना कहकर वो अपना बेल्ट निकलता है। तानिया ये देखकर घबराने लगते हैं। तभी मौर्य उसके हाथों को बेल्ट की मदद से बांधकर उसे दूर हो जाता है और ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से ड्राइविंग करने लगता है। तानिया उसकी तरह बढ़ने लगती है। तभी मौर्य अपनी ठंडी आवाज में, अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें यहां से नीचे फेंक दूंगा। उसके बाद सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। या तो तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी या तुम रहोगी नहीं। क्या चाहती हो कुछ ऐसा करूं मैं तुम्हारे साथ? कहते हुए वो अपनी तिरछी नजरों से उसे देखने लगता है। और ये देखकर तानिया छोटे बच्चों की तरह अपने होठों पर उंगली रख देती है। उसके ऐसे बच्चों वाले रिएक्शन को देखकर मौर्य अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर खुद से ही, ये लड़की भी ना सोचा नहीं था, इसका ये रूप भी बहुत जल्दी मुझे देखने को मिलेगा। पता नहीं इसे हैंडल कैसे करूं। इस घर पर तो लेकर नहीं जा सकता। अगर घर लेकर गया तो अंकल परेशान हो जाएंगे। पहले ही वो परेशान कम नहीं है। छोटे की बात सुनकर वो उदास तो हो गए हैं, और अब इसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान होंगे। अब मैं उन्हें और ज्यादा परेशान होते हुए नहीं देख सकता। इसे अब मेरे फार्म हाउस पर ही लेकर जाना चाहिए। मुझे वहां पर यह सो तो ले लेगी, और सुबह जब नशा उतर जाएगा तब देखा जाएगा क्या करना है। इतना कहकर वह वैसे ही अपने फार्म हाउस की तरफ अपनी मर्सिडीज को ले जाता है। कुछ देर के बाद फार्म हाउस में वो दोनों ही आ गए थे। मौर्य ने तानिया को अपने गोद में उठा लिया था, क्योंकि वह बार बार यहां से वहां छलांग के मार रही थी बंदर की तरह, और उसकी बात ही नहीं मान रही थी। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वह उसे अपनी गोद में उठा ले। उसे अपनी गोद में उठाकर वो कमरे में लाता है। ये देखकर तानिया उसे अपनी नशीली आंखों से देखते हुए, अब तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे जैसे उसने छोड़ दिया। तुम दोनों भाई बहुत ज्यादा बुरे हो। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। तुम्हें बस अपने और अपने बिजनेस के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मुझे कोई प्यार नहीं करता। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, और वही उसकी आंखों के आंसू देखकर मौर्य उसके पास बैठकर उसके हाथों को खोल देता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर, किसने बोला तुमसे प्यार नहीं कोई करता है? मैं बहुत प्यार करता हूं, बस तुम्हें दिखता नहीं है। अब बहुत हो गया, तुम सो जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। ड्रिंक बहुत ज्यादा कर ली है, और इस वक्त तुम्हें ऐसे हालात में मेरे साथ रहना सही नहीं है। कहकर मौर्य जाने ही वाला था कि तानिया उसकी गोद में बैठ जाती है। वो उसकी गोद में बैठकर उसके गर्दन पर अपने हाथों को रखकर, क्या सच में तुम्हें मुझसे प्यार है? तो फिर दिखाई क्यों नहीं? तुम मुझे दिखाओ, तुम कितने प्यार करते हो। तुम भी सभी की तरह झूठ निकलोगे तो सभी ऐसे ही बोलते हैं, पर कोई मुझसे प्यार नहीं करता। सभी को मैं बोझ लगती हूँ और मेरा इस्तेमाल करना जानते हैं। एक तलवार की तरह। किसी को मुझे प्यार नहीं है, तुम्हें भी नहीं है ना? कहते कहते वो उसके होठों पर अपने होठों को रख देती है। मौर्य उसे के इसे करने से हैरान हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कुछ करेगी। वह हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करता है। वो उसके हाथों को पकड़ता है, पर तानिया उसके गर्दन पर अपने नाखूनों को चलने लगती है। उसने उसके शर्ट के बटन को भी निकाल दिया था, और वह अपने हाथों को उसके सीने की ओर ले जा रही थी। तानिया का ऐसा करना मौर्य के अंदर एक गर्म हाथ पैदा कर रहा था। तानिया को पता नहीं था कि वह क्या कर रही है, और वही तानिया तो उसे पूरी तरह से किस करने लगी थी, और ये देखकर मौर्य भी उसे किस करने लगता है। वो अपने एक हाथ को उसके कमर पर रखकर उसे सहला रहा था, साथ अपना दूसरा हाथ उसके गर्दन की ओर ले जा रहा था।
तानिया उसके शर्ट के बटन को खोलकर अब उसके शर्ट को निकाल देती है। ये देखकर मौर्य उसे बिस्तर पर लेटकर खुद ऊपर आ जाता है। बिना किस ब्रेक करके वह वैसे ही उसकी कमर पर अपने हाथों को सहलाने लगता है। तानिया उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। अपने पैरों को वो उसके कमर पर बंधने लगती है। मौर्य को कुछ याद आ जाता है, जिससे वो उससे अलग हो जाता है। और वही उससे अलग होते हुए देखकर तानिया अपनी आंखें बड़ी करके, अब तुम क्यों मुझसे दूर हो रहे हो? तुम बिल्कुल भी दूर मत होना, मुझे टेस्टी टेस्टी खाना है। इतना कहकर वो उसके होठों पर फिर से अपने होठों को रख देती है। और मौर्य उसकी कम्प्लीमेंट को सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि हंसी या रो, वो उसके लिप्स को कोई खाना समझ रही थी। और वह टेस्टी भी कह रही थी। उसे उसके लिप्स पसंद आ गए। वो ये सब सो रहा था। तभी वो उसके होठों को फिर से अपने होठों पर महसूस करने लगता है। और वहीं तानिया उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसके ऊपर आ जाती है। तानिया के ऐसे करते ही मौर्य उसे रोकते हुए, सी बस हो गया बहुत है। कल जब तुम्हारी आंखें खुलेगी तब तुम बहुत ज्यादा नाराज होने वाली है। पछतावे से अच्छा है कि यहीं पर रुकना बेहतर है। वैसे भी कुछ चीज है जो मुझे क्लियर करनी है। कहकर वो जाने ही वाला था कि तभी तानिया उसे अपनी तरफ खींचकर उसके ऊपर आ जाती है। और उसके हाथ को पकड़कर गुस्से भरी आवाज में, सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम्हें टॉर्चर करूंगी। कहते हुए वो नशीली आंखों से उसे देखने लगती है। बस वो अपने मन की कर रही थी। उसे दूर करना चाहता था, पर तानिया ने तो हद कर दी थी कि तानिया ने आप अपने कपड़े उतार दिए थे। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान और साथ में परेशान था। वो अपनी आंखें दूसरी तरफ करता है तो तानिया उसका चेहरा अपनी उंगलियों में पड़कर बड़ी अजीब तरह से, क्या हुआ, मैं खूबसूरत नहीं हूं? मैं बहुत बुरी दिखती हूं। जो तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम सभी बहुत बुरे हो। मुझे बहुत ज्यादा रुलाते हो। आज मैं सभी से बदला लूंगी, उन्हें टॉर्चर करके। कहते कहते वो उसके होठों को काटना शुरू कर देती है। मौर्य उसका यह अंदाज देकर पूरी तरह से शॉक हो चुका था। उसने सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। वो बस अपनी आंखें बड़ी करके उसे देख रहा था, जो उसके सीने पर अपने होठों को ले जाकर उसे बाइट किए जा रही थी। वो ऐसे बाइट कर रही थी जैसे वो उसका खाना हो। मौर्य ये सब महसूस करता है, जिससे वो अपनी आंखों को बंद करके शांत होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे के ऐसे करने से उसकी बॉडी में हिट से पैदा हो रहे थे। तभी तानिया उसके गर्दन पर अपने हाथ रखकर उसे गुस्से में देखते हुए, मुझे इतना दर्द दो, मैं सब कुछ भूल जाऊं। मुझे कुछ भी याद नहीं करना है, मुझे सब कुछ भूलना है। ये सुनते हैं मौर्य हैरान हो जाता है। वो से गोद में बैठकर उसकी आंखों में देखकर, सी बस बहुत हो गया, तुमने बहुत कर दिया, तुम शांत हो जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ इस वक्त नशे की हालत में हूं, अभी भी वक्त है। इतना कहकर वो जाने ही वाला था कि वो उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर, बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं कर सब कैसे, मुझे नहीं याद करना है, उसको याद नहीं करना है। मुझे प्लीज, मुझे रोना आ रहा है। मुझे खुद की बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही है। मेरा प्यार मुझसे दूर हो रहा है और तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तुम कैसे मर्द हो, एक लड़की के दर्द कोई कम नहीं कर सकते। इसका मतलब मुझे किसी और का सहारा लेना होगा, तो यहाँ पर और कोई है उसके पास जाती हूँ। कहते हुए छोटे बच्चों की तरह उसे दूर होकर जाने वाली थी। मौर्य ये सुनता है तो उसकी आंखें ठंडी पड़े हो जाती है। वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था तानिया को किसी और के साथ। वह बिना कुछ बोले उसे अपनी तरफ खींचकर उसे अपने नीचे लेटकर उसकी आंखों में देखकर, अगर तुम्हें दर्द महसूस करना है तो अब मैं तुम्हें करवाऊंगा, तो तुम्हें किसी और के पास जाने की कोई इजाजत नहीं है। इतना कहकर वो अपने बेल्ट जो उसके हाथों को बांधे हुए था, उसने उसके हाथ खोल दिए थे। तो उसने एक तरफ रख दिया तो उसे बेल्ट को लेकर वो उसके हाथों को पहले बंधता है और उसे बेड से बांधकर खुद के कपड़े निकालना शुरू कर देता है। ये देखकर दानिया बस उसे अपनी नशीली आंखों में देखने लगती है। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ मौर्य पर थी। मौर्य को देखकर वो खुश हो रही थी। मौर्य नीचे झुककर उसके पैरों को अपने होठों पर रख देता है, जिससे तानिया अपना चेहरा दूसरी तरफ करने लगती है। धीरे धीरे वो अपने होठों को ऊपर की ओर लाता है और उसके होठों पर अपने होठों को रखकर अपनी गहरी आवाज में, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर चुकी हो। अब तुम जहां पर भी मुझसे दूर नहीं होने वाली हो मेरी जान। आपसे तुम तानिया मौर्य राजवंशी हो। कहकर उसकी आंखों में देखने लगता है। तभी तानिया सीखने चिल्लाने लगते हैं। मौर्य उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके गर्दन में अपने चेहरे को छुपाकर गहरी आवाज में, क्या हुआ, तुम्हें ही तो दर्द चाहिए था, भूल जाओ सब कुछ और सिर्फ मुझे याद करो मिसेस राजवंशी, यू बिलोंग टू मी, माई लव, आई लव यू। उसके गर्दन पर दांतों को ले जाने लगता है। तानिया को दर्द हो रहा था,
पर उसे सुकून भी मिल रहा था। उसकी आवाज है पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। उसकी मॉर्निंग आवाज तो धून रही थी और साथ ही स्किन स्लैप की आवाज से सुनाई दे रही थी। पूरी रात यह आवाज चल रही थी ना। तानिया उसे रुकने के लिए कह रही थी। सुबह का वक्त हो जाता है। दानिया अपनी आंखें खोल देती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तब उसे अजीब से महसूस होने लगता है। वो चारों तरफ देखती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता है। ये देखकर वो खुद से ही, अब ये कहां पर चला गया? क्या ये गुस्सा है सच में? यह इंसान ना बहुत ज्यादा अजीब है। खुद से ही इतना कहकर अपनी आंखों को बंद करके एक लंबी सांस लेती है और कल के बारे में याद करने लगते हैं। कल के बारे में याद करके उसका चेहरा उदासी में भरने लगता है। कल जो भी हुआ उसे याद करते करते उसके चेहरे पर निराशा आने लगती थी। वो अपने आप को शांत करती है और वहां से चली जाती हूँ फ्रेश होने के लिए। वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। उसे वक्त भी वो उसने व्हाइट कलर का अभी भी टॉवल पहना हुआ था। वो खुद को देखने लगती है। मिरर में तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी पूरी बॉडी पर लाल लाल कलर के बहुत ही ज्यादा डार्क निशान थे। ये सब देखकर वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करके, यह मेरे कंधे को क्या हुआ और मेरे शरीर पर यह निशान जंगली इंसान नहीं है, सब दिए हैं बेवकूफ है जो ये सब कर रहा है। क्या इसके अंदर थोड़ा भी दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? लगभग मेरी गर्दन पूरी तरह से खराब करती है। इतनी ज्यादा लाल निशान कौन देता है? क्या इसके अंदर थोड़ी भी हमदर्दी नहीं है मेरे लिए? आते हुए वो लगभग रोने लगते हैं और फिर खुद को शांत करती है क्योंकि उसकी पूरी गर्दन जो लाल लाल हो गई थी। वह गर्म पानी में खुद को महसूस करने के लिए चली जाती है। बाथटब में जाकर वह फ्रेश होने लगती है। खुद को अच्छे से फ्रेश करने के बाद उसे अच्छे महसूस होने लगता है। बाहर आकर वह सोच में पड़ जाती है कि वह पहना क्या, क्योंकि कल जो उसने वन पीस पहना हुआ था वह तो उसने फाड़ दिया था और अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। वो उसकी ही टी शर्ट को पहनने लगती है। उसके शर्ट को पहनकर वो खुद को देखते हैं जहां उसके गर्दन पर अब निशान दिख नहीं रहे थे। ये देखकर वो अपनी आंखों को बंद करके एक लंबी सांस लेती है और बाहर चली जाती है। बाहर आकर वो चारों तरफ देखने लगती है। धनुष उसे कहीं भी नहीं मिल पा रहा था। धनुष को कहां पर भी ना देखकर वो परेशान होते हुए, आखिरी ये इंसान गया तो गया कहां पर, और रात को ही गए कहां पर रह गए, क्या आ गया था? अगर वह आता नहीं तो मेरे गर्दन पर निशान नहीं होते। यह इंसान भी ना, पता नहीं उसके दिमाग में चलता क्या है। कल तो लगभग मेरी जान लेने वाला था और आप पता नहीं इसका गुस्सा शांत होगा कि नहीं। कहते कहते वो अपनी आंखों को बंद करके खुद को शांत करने लगते हैं। वो चारों तरफ देखती है, उसे कहीं पर भी धनुष नहीं मिलता है। वो नीचे जाती है। नीचे भी उसे ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट बना हुआ दिखता है। ये देखकर वो वहां पर चली जाती है क्योंकि उसने रात को भी सही से खाना खाया नहीं था। धनुष ने उसे खिलाया था पर डर की वजह से उसने पेट भर कर ही खाना नहीं खाया था। अब जाकर वो ब्रेकफास्ट को देखते हैं तो बिना एक सेकंड गवाए ब्रेकफास्ट करने लगती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह बर्तन को गिने लगते हैं और वहां से वह चली जाती है। वो धनुष को ढूंढ रही थी पर उसे धनुष कहीं पर भी नहीं मिलता है। वो एक जगह पर खड़ी होकर खुद से ही, आखिरी इंसान गया तो गया कहां पर? इतना सवाल करके वो परेशान से अपने सर पर हाथ रखकर वहां से जाने लगती है। चेहरे पर परेशानियां बहुत ज्यादा थी। उसके वह अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेती है और वहीं बैठ जाती है। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बदले हुए थे। ऐसा था जैसे वह बहुत ज्यादा परेशान है। उसके बातों को सोचकर वो बहुत ज्यादा उदास भी होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों, मतलब वो इतना ज्यादा उसके लिए जेलस क्यों महसूस हो रहा था। ये सब सो रहे थे कि तभी उसे गार्डन में बैठे हुए धनुष पर नजर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें हल्की हल्की छोटी हो जाती है और वह खुद से ही, आखिरी इंसान खुद को समझता क्या है? चारों तरफ इसे देख रही हूं पर यह है जो कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहां मैं इसे ढूंढना नहीं होगा, इतना बड़ा पहले से जहां मैं उसे ढूंढ रही थी और यह यहाँ पर गार्डन में बैठ बड़े आराम के साथ कॉफी पी रहा है। मतलब सच में इसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, खुद के सिवा इस कुछ आता ही है। ये सब सो रहे थे कि तभी उसे गार्डन में बैठे हुए धनुष पर नजर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें हल्की हल्की छोटी हो जाती है और वह खुद से ही, आखिरी इंसान खुद को समझता क्या है? चारों तरफ इसे देख रही हूं पर यह है जो कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहां मैं इसे ढूंढना नहीं होगा, इतना बड़ा पहले से जहां मैं उसे ढूंढ रही थी और यह यहाँ पर गार्डन में बैठ बड़े आराम के साथ कॉफी पी रहा है। मतलब सच में इसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, खुद के सिवा इस कुछ आता ही है। खुद से इतना सवाल करके वो परेशान होने लगती है।
उसके चेहरे पर गुस्सा था। वह गुस्से में उसके सामने खड़ी होकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए, एक बात बताओ कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? एक तो रात को तुमने मेरी बिन उजाड़ दी, परेशान कर दिया, वो अलग, और अब जाकर तुम यहाँ पर बैठे हुए हो बड़े आराम से। थोड़ी भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? यहाँ पर मैं परेशान हूँ और तुम हो जो बड़े आराम से यहाँ पर कॉफी पी रहे हो। थोड़ा तो इंसानियत रखो अपने अंदर, दिखाने लगती है। और धनुष जो बड़े आराम से कॉफी पी रहा था, वो उसकी तरफ अपनी एक आईब्रो ऊपर करके, क्या हुआ? अब क्या चाहती हो? सुबह सुबह मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम्हें टॉर्चर करना शुरू करो, या तुम्हारी सजा की तुम्हें पनिशमेंट दूं, जो मैं करना नहीं चाहता हूं? दानिया अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करके, मतलब तुमसे नाउम्मीद ही बेकार है। मैं यहाँ पर परेशान हूँ इसके लिए कि कहानी प्रॉब्लम ना बढ़ जाए, कहीं तुम गुस्सा ना करो। और एक तुम हो जिससे बस अपने से मतलब है, दूसरे गए भाड़ में। और एक बात मुझे बताओ, तुमने मुझे यहाँ पर लाने से पहले एक बार भी पूछा? रात को तो मेरा जीना हराम कर रखा था, लगभग मेरी जान लेने वाले थे, और अब ऐसे बैठे हुए हो। धनुष कॉफी को टेबल पर रख देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठे हुए, तो फिर क्या करूं तुम ही बता दो। और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम मेरी हो और मैं तुम पर गुस्सा कर सकता हूं, इसके लिए मुझे किसी की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। धनुष की ऐस बड़ी ई बातों को सुनकर दानिया अपने सर को पकड़ लेती है। वो उसे देखकर अपनी आंखें छोटी करके, एक बात अच्छे से याद रखना, हम दोनों की कोई शादी नहीं हुई है जो तुम ऐसी बात करोगे, और ना ही मैं तुम्हारे प्रपोज के बारे तुम्हें कुछ कहा है। यहाँ तक कि हम दोनों के रिलेशन की बात की तो मुझे लगता नहीं है कि मैं तुमसे रिलेशन रखूंगी। तुम खुद की फैमिली को देखो, और कल जो तुमने किया है उसके बाद तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी। क्या होगा? उनकी आंखों के सामने मेरी इमेज ऐसा लगेगा कि मैं। कहते हुए वो धनुष की तरफ देखती है, जो बस उसकी बातें सुन रहा था, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। ये देखकर वह अपनी नजरें दूसरी तरफ करके, छोड़ दो, तुमसे ही बात करना बेकार है। मुझे ना उसे कुणाल के बच्चे का ना कर पड़ना है। तुमने मुझ पर जो केस लगाने वाले हो उसे लगा दो, पर मैं उसे जान से उसकी वजह से बड़ी मुसीबत में आ गई हूँ, तुम्हारे जैसे शैतान के कब्जे में जो आ गई हूँ। इतना कहकर वो मुंह फुलाने लगती है, और वही उसकी बात को सुनकर धनुष अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए, तो फिर मैंने पहले तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि किसी पर बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तुमने भरोसा किया और इसकी सजा तुम्हें मिल रही है। उसे सब कुछ पता था, पर तुम जो बेवकूफ की तरह हर एक चीज के बारे में बिना सोचे बस उसका साथ देने चले गए। वैसे तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी कोई मजबूरी थी। बात ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? दानिया धनुष को ये तो नहीं बता सकती ना कि उसे पैसों की प्रॉब्लम थी। ये सोचकर वो अपनी नजरें यहाँ वहां घूमते हुए, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मैं क्यों बताऊं, तुम होते कौन हो? मेरे रिश्तेदार हो, और मैं तुम्हें पहले कहा है मुझसे दूर ही रहो। तुम एक प्रोफेसर हो और मैं स्टूडेंट हूं, हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं हो सकता, और ना ही हम दोनों की कोई बचपन में शादी फिक्स हुई है जो मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोचो। और ऐसा कौन सी मेरी मोहब्बत है जो तुम्हारे लिए बाहर आ रही है? और एक बात मैं तुम्हें क्लियरली बताऊं, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी शादी डिसाइड की है। कितनी अच्छी लड़की है, उसका प्रोफेशन भी तुमसे मैच करता है, स्टैंडर्ड से भी मैच कर रहे हैं, यहाँ तक कि सब कुछ परफेक्ट है। तो फिर तुम क्यों ऐसी लड़की के साथ अपना रिलेशन रख रहे हो जो बुद्धू है? दानिया कहते हुए खामोश हो जाते हैं। उसे हैरानी इस बात की हो रही थी कि उसने अपने आप को ही बुद्धू कह दिया, पर वह उससे पीछा छुड़वाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। धनुष उसकी कमर को अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए, लगता है तुम्हें आप एक लेसन की जरूरत है जिससे तुम्हें पता चले कि मुझे को ना बोलने की क्या पनिशमेंट होती है। इतना कहकर वो उसे अपने गोद में उठा लेता है और दानिया चिल्लाने लगती है। वो चिल्ला रही थी छोड़ो छोड़ो करके, पर धनुष ने उसे एक बार भी नहीं छोड़ा था, बल्कि वो उसे वैसे ही अपनी गोद में उठा ले जा रहा था। वो उसे कमरे में लाकर बिस्तर पर लेटकर खुद उसके ऊपर झुकते हुए, अब बोलो, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है ना? तो चलो हम दोनों रिश्ता बनाते हैं, जिसके बाद कोई भी तुम्हें लग ना कर सका और मुझे ना अलग कर पाए। कहते हुए उसके पैरों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उन पर अपने होठों को रखना शुरू कर देता है। और वही ये देखकर दानिया पूरी तरह से परेशान होने लगती है। वो परेशानी भरी आवाज में, यह क्या करे, छोड़ छोड़ दीजिए मुझे मुझे वो आप ये गलत कर रहे हैं। आप ना सच में पागल हो गए हो क्या? बिना शादी क्या पैसा कैसे कर सकते हैं? धनुष्य सुनकर अपनी जगह पर रखकर अपनी गर्दन तिरछी करके, किसने कहा हम दोनों की शादी नहीं हुई है? हम दोनों की शादी भी हो गई है,
और हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं। दानिया ये सुनते हैं तो उसे किसी झटके से काम नहीं लगता है। वो अपनी आंखें हैरान से बड़ी करके, यह आप क्या कह रहे हैं? शादी? शादी मेरी मेरी वह भी आपके साथ मजाक है ना ये कोई? वो परेशान होने लगती है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी, और वही उसके परेशानी पर चेहरे को देखकर धनुष उसे अलग हो जाता है और फिर अपने कदम को एक जगह पर लेकर रुक जाता है। सामने एक रेड कलर की बड़ी सी फाइल को देखा है। उसे फाइल को वो अपने साथ ले जाता है। फाइल को लेकर वो अपनी प्यारी से छोटा खरगोश का सामने, जो अब उसकी बीवी, उसके सामने कर देता है, जहां उसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ गया था। दानिया पूरी तरह हैरानों के साथ परेशान भी हो गई थी। वह अपनी आंखें हैरानी से उसे फाइल की तरफ धरती है, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था, मैरिज पेपर्स। दानिया पेपर्स पर अपना और धनुष का नाम देती है, और साइड में खुद की सिग्नेचर, उसके होठों और यहां तक कि सर्टिफिकेट भी, उन दोनों कास्ट सर्टिफिकेट जो लीगली था। ये सब देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। वो सोच में पड़ जाते हैं कि उसने कब उन पेपर पर सिग्नेचर किए थे। जब उसे कुछ भी याद नहीं आता है, तब वो अपनी आंखें समाने धनुष की तरफ करके, आखिर ये सब है क्या? इन पेपर्स का मतलब क्या है? और यह सिग्नेचर, मैं तुमसे शादी और वो कब करती है? और मैंने हाँ तक नहीं कहा था, मैंने अभी तक तो तुम्हारे साथ रिलेशन भी नहीं रखा है, और तुमने सीधा मुझसे शादी कर ली। इतना बड़ा फैसला तुम अकेले कैसे ले सकते हो, बिना मेरी परमिशन के? कहते कहते वो अपने हाथ को अपने सर पर रखकर परेशानी भरी आवाज में, और मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कब मैंने पेपर पर सिग्नेचर किए थे? मुझे सब कुछ याद है, मैंने कभी भी पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं की थी। धनुष ये सुनकर उसकी आंखों में देखकर, क्या सच में तुम्हें ऐसा लग रहा है? मैं तो तुम्हारी सिग्नेचर कर नहीं सकता, और तुम्हारे सिग्नेचर इतनी ज्यादा स्टाइलिश है तो मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता है। दानिया परेशान होते हुए, पर यह पॉसिबल कैसे है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, और मुझे बात समझ में नहीं आ रही। मैंने तुमसे शादी कब की, यह मुझे समझ तो दो। कितने दिन हुए, कितने महीने? और रात को तो बिल्कुल भी नहीं। तुम तो इतनी ज्यादा गुस्से में थे, फिर यह कैसे? धनुष अपने होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लिए, इसके लिए तुम्हें पहले खुद को शांत करना होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये पेपर है जो तुम्हें अब पता चल गए हैं कि तुम लीगल ही मेरी बीवी हो, और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं। और रही बात हम दोनों के रिलेशन या कुछ और, तो ये तुम्हारे हाथों में कभी था ही नहीं। ये तो उससे पूछना चाहिए था ना, जिसने मुझे तुम्हें दे दिया। गलती उसकी और सजा मुझे दे रही हूं। ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना। तुम्हें पता भी है तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे यहाँ पर होना ही सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा था कुछ लोगों को। तुम चली तो गई हूं, पर यह एक बार भी नहीं सोचा कि उसके बाद मेरा क्या होगा? उसकी आवाज बेहद गहरी थी, और वो इतनी ही ज्यादा ठंडी आवाज में उससे बात कर रहा था। दानिया उसकी इस आवाज को सुनकर घबराने लगते हैं, और ऊपर से उसके ऐसी बातों को सुन और ज्यादा पैनिक होने लगती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह अपनी आप को संभालते हुए, सी आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ कहूं, ये शादी इल्लीगल है। बिना मेरे परमिशन के तुमने पेपर्स पर सिग्नेचर करवाती है, और ऊपर से तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। और सजा मतलब क्या? किसकी गलती किया है? तुम्हें मुझे ये हक किसका है? और जहां तक मुझे पता है अप्पा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वह तो जानते तक नहीं है तुम्हें। उसकी आवाज बेहद गहरी थी, और वो उतनी ही ठंडी आवाज में उससे बात कर रहा था। दानिया उसकी इस आवाज को सुनकर घबराने लगी, और उसकी बातें सुनकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारा कहना क्या है? साफ साफ बताओ। ये शादी गैर कानूनी है। तुम्हारी अनुमति के बिना तुमने कागजात पर साइन करवाए, और अब तुम मुझसे गुस्सा हो रहे हो। इसका मतलब क्या है? किसकी गलती है? तुम्हें यह हक किसने दिया? मुझे तो पता है कि अप्पा ऐसा कभी नहीं करेंगे। उन्हें तो तुम जानते भी नहीं हो। धनुष ने दानिया की बातें सुनी और अपनी शर्ट को उसके कंधे से नीचे खिसकाया। उसने दानिया के शरीर पर बने निशान को देखा। वह धनुष का ऐसा करना उसके लिए घबराने वाली सिचुएशन बना रखी थी। उसकी आंखें, उसकी वह उसे निशान को देखना उसके लिए और भी ज्यादा सफोकेशन हो रहा था। वो उसके सीने पर हाथ रखकर अपने से दूर करते हुए, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। मुझे इस सोचने के लिए वक्त तो दो। मुझे समझना चाहिए, मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था, मानो उसे उस निशान की वास्तविकता को समझने में कठिनाई हो रही हो। धनुष का ऐसा व्यवहार दानिया के लिए घबराहट भरा था। उसकी आंखें, जो अब और भी ज्यादा डरी हुई लग रही थी, उस निशान को देखकर और भी अधिक सख्त हो गईं।
दानिया ने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद को थोड़ी देर के लिए दूर कर लिया। मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मुझे समझना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे रह सकती हूँ। धनुष ने उस निशान को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा, तुम्हें ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुम मुझसे दूर चली गई थी। तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया। जब तुम वापस आई तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा चेहरा कभी देखने को मिलेगा। तुम्हारी नीली आंखों में अब भी वही खिंचाव है। जीवन में इंसान कितना भी बदल जाए, उसकी आंखें कभी नहीं बदल सकती, छोटे खरगोश। कहते कहते उसने दानिया के बालों को सहलाया और उसके चेहरे को अपनी ओर मोड़ते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं इतने सालों से खुद को तुम्हारे लिए ही कंट्रोल कर रहा था, और अब वक्त खत्म हो गया है। मैं चाहता तो रात को ही तुम्हें अपना बना सकता था, लेकिन मुझे वो मजा नहीं चाहिए था जो मुझे चाहिए था। इतना कहकर वो नीचे झुक गया। दानिया ने अपने हाथ को उसके सीने पर रखा और कहा, क्या तुम मुझे ये भी नहीं बता सकते कि तुमने मुझसे शादी कब की? मैंने पेपर पर साइन कब किए? ये तो मुझे पता होना चाहिए ना। यह मेरी जिंदगी का फैसला है। मैं ऐसे ही साइन नहीं कर सकती। और इसमें मेरी फैमिली भी शामिल है। उनका 60% है, क्योंकि वही है जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया है। मैं बिना बताए कैसे शादी कर सकती हूँ? अब उसकी आंखों में आंसू थे और दानिया के आंसू धनुष को गुस्सा दिला रहे थे। उसने दानिया की आंखों के आंसू अपने अंगूठे से पोंछे और कहा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा फैसला मैं ले सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी हो रही हो। तुम्हारी फैमिली से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार क्लियर करो कि किसी का हक तुम पर नहीं है। इस दुनिया में मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। इतना कहकर उसने दानिया के होठों को अपने होठों से छू लिया। दानिया परेशान थी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसे जानना था कि उसकी शादी कैसे धनुष के साथ हुई। उसने उन पेपर्स को पढ़ा था जिनमें साफ साफ लिखा था कि वो पूरी सहमति के साथ धनुष से शादी करना चाहती है। हर दस्तावेज पर उसने साइन किए थे। ये सब देखकर उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। सब कुछ उसकी सोच से बिल्कुल अलग था, जो वो अब अनुभव कर रही थी। धनुष अब रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। उसने दानिया के होठों से लेकर उसके सीने तक को छूते हुए मदहोशी भरी सांसों के साथ दानिया को महसूस किया। उन सांसों की तपिश इतनी थी कि दानिया का पूरा शरीर गर्म हो गया। धनुष ने दानिया के शर्ट को पूरी तरह से निकाल दिया और खुद के कपड़े भी उतार दिए। दानिया ने अपनी आंखें कसकर बंद की और अपनी आवाज को रोकने की कोशिश की, क्योंकि अब वो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। उसका चेहरा दूसरी ओर हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ये सब पहली बार हो रहा था। धनुष ने उसकी कांपती हुई बॉडी को अपने हाथों में महसूस किया और धीरे धीरे उसके शरीर को सहलाने लगा। उसने अपने होठों को उसके गर्दन पर रखा और फिर धीरे धीरे उसके पेट पर ले आया। दानिया की MOANING की आवाजें कमरे में गूंजने लगी, जो बेहद मदहोश करने वाली थी। दोनों के ऊपर अब एक सफेद ब्लैंकेट था। धनुष ने दानिया के पैरों को अलग किया और कहा, I know it will pain you but you will definitely like it, just for a few seconds। इतना कहकर वह उसके ऊपर झुकने लगा। दानिया पसीने में भरने लगी और उसकी आवाज कमरे में गूंजने लगी। वो चीखने लगी। दानिया की आवाज सुनकर धनुष उसके कानों में अपने गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, you're so tight। कहते कहते वो ऊपर की ओर बढ़ने लगा। दानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। धनुष कुछ पल बस ऐसे ही उसके ऊपर लेटा रहा। जब दानिया सामान्य होती है तो उसने उसका चेहरा देखा, जो अपने आप को हिला देती है। ये देखकर धनुष ने अपनी गति बढ़ा दी। पूरे कमरे में उनकी आवाज गूंजने लगी। करीब 3 घंटे तक दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में खोए रहे और फिर अलग हो गए। जब धनुष अलग हुआ तो उसकी नजर बेडशीट पर गई, जो खून के धब्बों से भरी हुई थी। ये देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दानिया को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया, जहां वो उसे ताजगी देने लगा। उसे अच्छी तरह से ताजगी देने के बाद उसने पहले बेडशीट को बदला और फिर दानिया को लेटाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। उसके शरीर पर निशान थे, जो देखकर उसे खुद को गला महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका चेहरा लाल हो गया था, जो बहुत ही अधिक आकर्षक लग रहा था। दानिया की बॉडी को कुछ पारियों में स्कैनिंग करने के बाद धनुष वॉशरूम में चला गया। करीब 15 मिनट बाद जब वह बाहर आया तो उसका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था, जिससे दानिया को तकलीफ हो रही थी। ये देखकर उसने अपना मोबाइल अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। वो मोबाइल को लेकर बालकनी में खड़ा हो गया और कॉल को अटेंड किया।
सामने से काली ने कहा, उसके बारे में पता तो लग गया क्या? इसकी जानकारी हमें प्रधान को देनी चाहिए। धनुष को समझ आ गया कि वो क्या कह रहा है। वो सोफे पर एक पैर को दूसरे पर डाले हुए बैठा था और उसके चेहरे पर बहुत सुकून था। उसने सामने देखकर एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, उसकी खबर तो उसे तक पहुंचा दो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि वो क्या कर सकता है। इतना कहकर वो चुप हो गया। काली ने सोचा, पर एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर प्रधान को इसके बारे में पता चल गया तो वह आपके पास आएगा और वह तो ढूंढ रहा है। क्या हमें ये बताना सही होगा, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता चलेगा? धनुष ने हंसते हुए कहा, काली काली काली, तुम्हें क्या लगता है जो देखा है वही होता है? जिस पर इतने लोग लगे हो उसकी कोई खबर ना मिलना चाहिए। कोई सामान्य इंसान ऐसा कर सकता है? इंसान जितना खुद को छुपाने की कोशिश करता है उतना ही वह ज्यादा खतरनाक होता है। और ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए पहले उसके ही लेवल के लोगों को भेजना पड़ता है। अगर प्रधान जिंदा रहा तो आगे हम खेलेंगे, अगर वह जिंदा नहीं रहा तो वह जरूर उसके पीछे पीछे भागते हुए आएगा। धनुष की इस रणनीति को सुनकर काली हैरान रह गया था और कुछ नहीं कह पाया। धनुष ने कॉल काट दी और सफेद रंग के तौलिए को अपने ऊपर लपेटते हुए सामने देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन सुकून की झलक थी। वो वहीं बैठा था, तभी कुछ सोचकर उसने अपनी जगह छोड़ दी और कमरे के अंदर चला गया। वहां जाकर उसने दानिया को देखा, जो गहरी नींद में सो रही थी। कुछ पल तक उसके चेहरे को देखता रहा और फिर तौलिए को उतारकर कपड़े पहनने लगा। इसके बाद वो कमरे के बाहर चला गया। में और भी आंसू बहने लगे। दानिया अपने लड़खड़ाते हुए पैरों को संभालते हुए सोचने लगी कि कल रात क्या हुआ था। दर्द की वजह से वह वहीं पर बैठ गई और अपनी कमर को सहलाने लगी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि कैसे और क्यों वह इस स्थिति में पहुंची। उसकी यादों में सिर्फ टुकड़े टुकड़े की छवियां थीं, जो उसके लिए अब भी धुंधली थीं। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो खुद को पूरी तरह से बेबस महसूस कर रही थी। वह धीरे धीरे उठी और कपड़े पहनने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में इतनी कमजोरी थी कि उसे ये सब बहुत कठिन लग रहा था। जैसे जैसे वह सोचने लगी कि उसकी हालत कैसे हुई, उसके दिल में और भी सवाल उठने लगे। धनुष की प्लान और उसकी बातों ने दानिया को एक नई स्थिति में डाल दिया था। वो पूरी तरह से उलझन में थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से अपनी स्थिति को सुधार सके। दानिया के चेहरे पर चिंता और दर्द की छाप साफ दिखाई दे रही थी और वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। धनुष की प्लान और उसकी बातों ने दानिया को एक नई स्थिति में डाल दिया था। वो पूरी तरह से उलझन में थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से अपनी स्थिति को सुधार सके। दानिया के चेहरे पर चिंता और दर्द की छाप साफ दिखाई दे रही थी और वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। पर वो खुद को जैसे तैसे करके संभालने लगते हैं, उसका शरीर उसे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगता है। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये सोचकर ये उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो खुद को शांत करती है और जो आया है उसे सोचने लगते हैं। इतना तो भरोसा था कि धनुष कुछ ना कुछ तो करेगा, पर वह ये सब ऐसे नहीं कर सकता और उसके सिग्नेचर की यह सोचकर वहीं पर लेट जाती है बिस्तर। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे के अंदर प्रधान गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में ठंडक और गुस्सा था। उसने सिगरेट को होठों पर रखते हुए एक गहरा कश लिया और धीरे से धुआं छोड़ा। कमरे की सन्नाटे को केवल सिगरेट का हल्का से फुसफुसाता धुआं ही तोड़ रहा था। तभी एक आदमी सिर झुकाए हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। प्रधान की ठंडी और दहशत भरी आवाज कमरे में गूंज उठी, तुम्हें जो काम सौंपा था उसकी रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई? क्या हो रहा है? हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और तुम अब तक कुछ भी ठीक से नहीं दे पाए। क्या समझते हो खुद को तुम? आदमी सिर झुकाए हुए हिचकिचाते हुए बोला, हम इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलना मुश्किल हो रहा है। उनकी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत मजबूत है और हमारे लोग उनकी निगरानी में असफल हो गए हैं। हमने एक आदमी भेजा था, लेकिन उसकी जान एक्सीडेंट में चली गई। प्रधान ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसकी आवाज में ठंडक और तिरस्कार था। इसका मतलब तुम्हारे लोग काम के नहीं हैं। हमारी पूरी योजना सिर्फ इसलिए विफल हो रही है क्योंकि तुम्हारे आदमी नाकाम साबित हो रहे हैं। ये सब बेवकूफी मेरे गुस्से को भड़का रही है। क्या तुम लोग नहीं समझते कि हम यहाँ किस मिशन के लिए हैं और अब भी कोई सही से काम नहीं कर रहा? दुर्रानी, जो प्रधान के सामने खड़ा था, पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसका चेहरा चिंता और डर से सफेद हो गया। प्रधान ने अपनी ठंडी नजरों से दुर्रानी को घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन समय पर नहीं मिलती
तो मैं तुम्हारी जान लेने में 1 सेकंड भी नहीं सोचूंगा। तुम्हें पता है, हम जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं वो किसी भी तरह की नाकामी को सहन नहीं करता। प्रधान ने एक कठोर इशारे से दुर्रानी को भेज दिया और खुद को सोफे पर डाल दिया। उसके मोबाइल की वाइब्रेशन ने उसकी चुप्पी तोड़ी। उसने कॉल अटेंड किया और सामने से एक ठंडी और गहरी आवाज सुनाई दी। तुम्हें जिस जानकारी की तलाश है वह मैंने तुम्हारे घर के गेट पर रख दी है। उम्मीद है कि इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम्हारा शुभ चिंतक। कॉल खत्म होते ही प्रधान ने तुरंत बाहर जाने का इशारा किया। उसके लोग उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन प्रधान की गति और उसकी ठंडक ने सभी को हैरान कर दिया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि एक बड़ा सा पैकेट उसके गेट पर रखा था। प्रधान ने पैकेट को अपने हाथ में लिया और उसे खोलने से पहले अपने आदमी को शांत करने का इशारा किया। पैकेट में कुछ फाइलें और एक पेन ड्राइव थी। प्रधान ने फाइलें खोलकर देखा और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता के मिले जुले भाव थे। उसने अपने आदमी से कहा, अगर यह जानकारी मेरे हाथ में है तो इसका मतलब ये भी है कि कोई शक्तिशाली ताकत हमारी नजरों से बच रही है। फाइलों के डॉक्यूमेंट्स ने उसे और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रधान ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। इतना पावर कैसे मिल गया इसे, जो इतनी महत्वपूर्ण चीजें छुपा रहा है? उसने पेन ड्राइव को एक टीवी से कनेक्ट किया। स्क्रीन पर एक अंधेरे में खड़ा आदमी दिखाई दिया, जो ब्लैक कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा छिपा हुआ था। प्रधान ने अपनी एक आईब्रो उठाई और गंभीरता से उसे देखा। स्क्रीन पर वह आदमी हंसते हुए बोला, उम्मीद थी तुमसे मिलने की, लेकिन अभी कुछ वक्त है। इससे पहले कि जंग शुरू हो, तुम्हें मेरे पास लाने के रास्ते ढूंढो। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। जंग की शुरुआत से पहले इसका ऐलान समझो। फिलहाल मुझे परेशान मत करो। मैं अपने अच्छे मूड में हूँ। बदला पूरा करो और फिर मेरे पास आना। स्क्रीन पर एक ब्लैक कलर का रॉस सामने आ गया और स्क्रीन बंद हो गई। प्रधान ने गुस्से से भरपूर आंखों से चारों तरफ देखा और दुर्रानी से पूछा, आखिर यह कौन कर सकता है? यह कोई मजाक तो नहीं हो सकता? दुर्रानी घबराए हुए स्वर में बोला, यह कोई मजाक नहीं हो सकता। ये बहुत गंभीर है, लेकिन आपके साथ कौन ऐसा कर सकता है? प्रधान ने अपनी आंखें तंग की और गंभीरता से कहा, हमारे पास अभी बहुत कुछ करने को है। जो लोग हमारे रास्ते में खड़े हैं उन्हें हर हाल में हटाना होगा। इस बार कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधान ने अपने लोगों को इशारा किया और पेन ड्राइव को जांचने का आदेश दिया। उसके चेहरे पर ठंडक और गुस्सा था और उसने ठान लिया कि अब वह अपनी योजना को सफलतापूर्वक पूरा करेगा। प्रधान ने दुर्रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी और कठोर चमक थी। तुम्हें और भी बेहतर काम करना होगा। इस बार किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? प्रधान के शब्दों में एक खतरनाक सख्ती थी, जो दुर्रानी की रीढ़ तक को ठंडा कर गई। दुर्रानी ने सिर झुकाते हुए पूरी तरह से समर्पित भाव से कहा, जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्रधान ने उसकी ओर ध्यान से देखा और फिर बिना किसी और शब्द के दुर्रानी को वहां से जाने का इशारा किया। दुर्रानी तेजी से बाहर निकल गया। उसकी चाल में घबराहट और डर था। प्रधान ने फिर से पैकेट की ओर ध्यान दिया और पेन ड्राइव को टीवी से कनेक्ट किया। स्क्रीन पर एक ब्लर इमेज उभरने लगी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें तंग की, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उसके सामने क्या छुपा है। स्क्रीन पर एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें तो कुछ समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे रास्ते पहले से तय है। तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए एक जाल है। मेरे पास आओ और देखो तुम क्या कर सकते हो। प्रधान ने अपनी आंखों को तंग करते हुए स्क्रीन की ओर गुस्से से देखा। ये शख्स कौन है और उसकी मंशा क्या है? ये हमारी योजना को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। फाइलों और पेन ड्राइव से जो जानकारी को देखकर प्रधान ने एक नई योजना बनानी शुरू की। उसके दिमाग में तेजी से विचार दौड़ रहे थे। अगर हमें इसे हराना है तो हमें उसकी ताकत और उसकी योजनाओं को समझना होगा। प्रधान ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और अपनी आंखों को ठंडा करते हुए अपने लोगों को इकट्ठा किया। अब हमें इस शख्स की गतिविधियों को ट्रैक करना होगा। हमें हर हाल में उसकी जड़ों तक पहुंचना होगा और उसे खत्म करना होगा। प्रधान ने अपने लोगों को आदेश दिया, तुम्हारे काम के लिए एक नया मिशन तैयार है। इस बार हमें उसकी योजना को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। इसके लिए हम सभी साधनों का उपयोग करेंगे और किसी भी स्थिति में सफल होंगे। जब प्रधान अपने लोगों को आदेश दे रहा था तो उसकी आवाज में एक खतरनाक आत्मविश्वास था। अगर हमें इस बार भी विफलता मिली तो उसके परिणाम बुरे होंगे।
हमें अपने मिशन को पूरा करना है और इस शख्स को उसकी जगह पर लाना है। प्रधान के आदेशों के बाद उसके लोग सक्रिय हो गए और मिशन की तैयारी में लग गए। प्रधान ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग को पूरी तरह से उस शख्स की योजना को समझने में लगा दिया। हमारे रास्ते में जो भी आए उसे खत्म करना होगा। प्रधान के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, जिसने उसकी गंभीरता और गुस्से को साफ दर्शाया। उसने अपने हाल के चारों ओर देखा और सोचा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।